बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ इस नए जो है सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, जिसको आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. दिस ईयर it is directly given in senior teacher examination syllabus and it was already in first grade examination, first grade school lecturer examination syllabus, it was already there. ये पहले से यहाँ पर था. हम यहाँ पर आज stream of consciousness को जब वो देखने वाले हैं, सबसे पहले हम आप मिलकर के जो है इस टर्म को जो है वो कुछ इस तरीके से जो समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो. मैंने आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो भी तैयार किए हैं. आप पोल के जरिए उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है आपका, ये क्या है, कैसे काम करता है? सबसे पहला सवाल जो है मेरा आपसे जो है, आपको माइक जो है वो अपना हैंड रेज नहीं करना है, मन ही मन बताना है और मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या सोचा. दोस्तों, जब हम ड्रामा की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम एक टर्म जो है वो देखते हैं, सोललिकी. जो सललिकी जो हम उसको बोलते हैं, सललिकी जो हम बोलते हैं. और हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि वो क्या है? ए कैरेक्टर इज लेफ्ट ऑल अलोन ऑन द स्टेज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. एक कैरेक्टर जो है वो स्टेज पर अकेला है और वो जोर जोर से बोलता है और उस समय स्टेज पर कोई नहीं होता है और सामने बैठे ऑडियंस जो हैं, स्पेक्टेटर्स जो हैं, उसको सुनते हैं. दरअसल होता क्या है, यदि ड्रामेटिस्ट जो है उसको ये दिखाना हो कि कैरेक्टर जो है उसके माइंड में क्या चल रहा है, कैरेक्टर जो है उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तो वो क्या करता है, वो सललिकी जो है उसका सहारा लेता है कि इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है. और इसके लिए सललिकी जो है वो डिजाइन की जाती हैं और कैरेक्टर जो है उसको स्टेज के ऊपर अकेला छोड़ दिया जाता है और वो ऑडियंस के सामने अपनी बात जो है वो रखता है. यानी उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इसका पता ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को कैसे लगेगा, है ना? सललिकी के जरिए लगेगा. टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट की वो सललिकी जो है आप याद करेंगे और न जाने ऐसी कितनी सललिकी जो है आपने शेक्सपियर के प्लेज के अंदर देखी, पढ़ी और सुनी है. दोस्तों, जिस तरीके से ड्रामेटिस्ट जो है इस डिवाइस का सहारा लेकर, सललिकी का सहारा लेकर के कैरेक्टर के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आपको बताता है. ठीक इसी तरीके से जनरली, है ना, फिक्शन राइटिंग के अंदर, नोवेल में, और वो भी साइकोलॉजिकल नोवेल में, है ना, क्या होता है कि जो फिक्शन राइटर जो है, ऑथर जो है, नोवेलिस्ट जो है, वो कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, यहां पर उसका जो फ्लो ऑफ थॉट्स जो होता है, यानी यहां जो आपका जो है भाव है, विचारों का जो भाव है, ठीक है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ थॉट्स जो है, जो कैरेक्टर के माइंड में है, उसको वो आपके सामने जो है वो रखता है. आपने जो है पूर्व में बहुत सारी नैरेटिव टेक्निक्स जो उनके बारे में सुना है ना. यहां पर हम ये देखते हैं, है ना, कि ये थर्ड पर्सन ओमनी प्रेजेंट जो है वो नरेशन है. थर्ड पर्सन ओमनी प्रेजेंट नरेशन जो है, हम इसको कह सकते हैं. होता क्या है? होता ये है कि आप ये देखते हैं कि कोई नोवेलिस्ट जो है, वो ऑथर जो है, कोई नोवेलिस्ट, कोई ऑथर जो है, वो माइंड जो है उसको पढ़ता है. वो किसी कैरेक्टर जो है उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसको हूबहू बिल्कुल वैसे का वैसा ही जो है, ठीक है, जो विचार चल रहे होते हैं उनको वैसे का वैसा ही जो है आपके सामने जो है वो परोस देता है. उस वैसा का वैसा ही जो है वो आपके सामने जो है वो लिख करके छोड़ देता है. लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं. इन पैराग्राफ्स में यहाँ कैरेक्टर जो है उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये सारा का सारा जो है वो आपको बता देता है. अनीता देसाई जो है, माया के मस्तिष्क जो है उसके अंदर क्या चल रहा है, ये आपको उन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पैराग्राफ्स जो है उसके जरिए बताती हैं. इस टेक्निक जो है उसके जरिए बताती हैं कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है. छोटी 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 बातें, है ना, जो उसके मस्तिष्क में जो फ्लो ऑफ थॉट्स होता है वो आपको जो है वो बताती हैं. जरा चलते हैं आगे और कुछ फैक्चुअल चीजें जो है वो देखते हैं इस टर्म के बारे में. सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो ये कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ टेक्निक ऑफ नरेशन, इट इज अ नैरेटिव टेक्निक. पहली चीज आपको
जो पता होनी चाहिए वो ये कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक नैरेटिव टेक्निक है, अपनी बात कहने का एक तरीका है। नोवेलिस्ट जो है, उपन्यासकार जो है, अपनी बात जो है वो किस तरीके से जो है वो कहे, यानी कैसे वो नरेटर जो है वो कैसे जो है आपके करेक्टर के माइंड में जाकर के उसको पढ़ता है और एज इट इज जो है लिखता है, वो आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। दो बड़े प्रश्न, दो बड़े क्वेश्चन इस टर्म को लेकर के। द टर्म वॉज coined by विलियम जेम्स इन द थीसिस द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890। दोनों बड़े प्रश्न हैं। पहली ही स्लाइड में या दूसरी ही स्लाइड में आपको तीन बड़े क्वेश्चंस जो हैं, जो आरपीएससी की दृष्टि से भी, सीनियर टीचर एग्जामिनेशन की दृष्टि से, प्लस स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टर्म को दिया किसने। इस टर्म को जो है दिया विलियम जेम्स ने। कौन सी पुस्तक में दिया? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में दिया। कब दिया? 1890 के अंदर दिया, 1890 में दिया। द फर्स्ट थिंग that it is a narrative technique. The second thing, it is a narrative technique of the fiction writing. Novels में यूज होती हैं. The third thing, that it is generally used in psychological novels. Psychological novels जो उसके अंदर यूज होती हैं। ये है क्या? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि नरेटर जो है वो नरेटर जो है वो करेक्टर जो है उसके माइंड को जो है वो आपके सामने रखता है शब्दों के माध्यम से। यहां पे क्या चल रहा है उसको वहां पर जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका इसकी डेफिनेशन जो है मोर और लेस एमएच अब्राहम जो है आपको नजर आएगा यहां पे कि नैरेटिव टेक्निक क्या है। इट अटेम्प्ट्स टू रिप्रोड्यूस द फुल एंड अनइंटरप्टेड स्ट्रीम और फ्लो ऑफ ए कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल प्रोसेस। अगर जो ध्यान से अगर जो आप देखें कि इट अटेम्प्ट्स टू रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस हो चुके हैं माइंड में, है ना, उसको हम कागज पे लाने वाले हैं। द फुल एंड अनइंटरप्टेड, है ना। अब अनइंटरप्टेड जो है माया जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है क्राई द पीकॉक का, अनीता देसाई ने लिखा है। अब माया के मन में क्या चल रहा है, माया जो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड, क्या चल रहा है, इसको जो है नरेटर जो है अनीता देसाई जो है या वो खुद, कई बार वो खुद जो है, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वास्तव में थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है। तो अनइंटरप्टेड स्ट्रीम और फ्लो ऑफ ए कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस इन विच थॉट्स, आइडियाज, रिएक्शंस, मेमोरीज एंड सेंस इंप्रेशंस में इंटरमिंगल विदाउट कोहेरेंट और लॉजिकल ट्रांजैक्शंस। आप तो देखो नंबर वन कि उसके अंदर जो चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, माइंड में जो चल रहा है ना, जो अनइंटरप्टेड एक साथ कॉन्टिन्यूअस भाव चल रहा है विचारों का, उसको जो है वो बताया जाता है। इसमें थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, सेंस इंप्रेशंस होते हैं, सारे मिल जाते हैं, है ना। और कोहेरेंट और लॉजिकल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं होता है विदाउट। अब कैसे हो सकता है बताओ, है ना। यदि कोई नोवेलिस्ट जो है नैरेटिव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का सहारा लेकर के किसी करेक्टर के माइंड को आपके समक्ष रख रहा है, परोस रहा है, लिख करके दे रहा है, तो उन विचारों को अनइंटरप्टेड स्ट्रीम और फ्लो ऑफ थॉट्स जो है जब वो रखेगा तो बताओ लॉजिकल कनेक्शन कहाँ होगा? हो सकता है? लॉजिकल कनेक्शन नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो नहीं चल रही है। अभी भी उनके मन में एक विचार दुनिया भर के चल रहे हैं, है ना, कि अब जो है मुस्टंडा उठने वाला है, चाय मांगेगा, बच्चे उठने वाले हैं, स्कूल भेजना है उनको, है ना। कई तो बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ जो है टिफ़िन तैयार कर रहे हैं और क्लास जो है वो लगा रहे हैं। न जाने कितने जो है वो थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, कितने थॉट्स, वो सारे के सारे पेज के ऊपर रख देता है कौन? नैरेटिव। नरेटर जो है वो उन थॉट्स को रख देता है। यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे जो चल रहा है एज इट इज जो है उसको कागज के ऊपर उकेर दिया जाता है। और नो डाउट जब ऐसा किया जाएगा, जिस तरह से जो दिमाग में, मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे हैं उनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ भी आपको कोहेरेंट और लॉजिकल ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशंस जो है वो नहीं मिलेगा। विदाउट का मतलब इट इज नॉट देयर।
कल को ऐसा ना हो कि वहाँ पर पूछ ले कि भाई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, कोहेरेंट होता है या इनकोहेरेंट होता है? इनकोहेरेंट होता है। लॉजिकल होता है कि इलॉजिकल होता है? इलॉजिकल होता है ना। सीक्वेंस जो है हमने आपको ऑलरेडी बताया, दिस इज प्रेफर्ड बाय द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, है ना। इट इज दिस नैरेटिव टेक्निक is abundantly used in psychological novels. The psychological novelists prefer this technique, isn't it? Psychological novel जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहीं पर ख़त्म होता है, और इसीलिए ये टेक्निक जो है दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक टेक्निक, है ना। इसका संबंध जो है वो मॉडर्न एज के साथ में है। तो मॉडर्न एज के अंदर हम बहुत सारे ऐसे राइटर्स जो हैं देखते हैं, बहुत सारे राइटर्स जो देखते हैं जो इस टेक्निक का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे लोग, वर्जीनिया वुल्फ इज़ देयर, जेम्स जोयस इज़ देयर, इतने सारे नॉवलिस्ट हैं जो इस टेक्निक का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं और नॉवेल जो है उसको रियलिस्टिक बना देते हैं। इस नॉवेल को रियलिस्टिक जो है वो बना देते हैं, है ना। ए ट्रिप फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टू द इनर वर्ल्ड, है ना। ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल जो है जो होता है वहाँ पर जो आउटर वर्ल्ड जो होता है वो बहुत जो है कम इम्पोर्टेंट होता है। जो इनर वर्ल्ड जो होता है, जो यहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मस्तिष्क में है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके समक्ष है, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो दिखता नहीं है, जो यहाँ पर है, वो इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट जो है लिखा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वे पीपल एक्चुअली थिंक। जो वास्तव में हम सोचते हैं, लोग जैसे सोचते हैं, ये नहीं कि मैं जो सोच रहा हूं उसमें कांट छांट कर दी, ना ना ना, कांट छांट नहीं। जो यहाँ पे चल रहा है आप सोच देखो ना, आप देखो, आप मिनट भर में जो है अपनी नानी के घर पहुंच जाते हो, मिनट भर में जो है आप दूसरे शहर पहुंच जाते हो विचारों में, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ाया जा रहा है और उनके दिमाग में जो है वो सुबह का नाश्ता चल रहा है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो इन रियल लाइफ द फ्लो ऑफ ह्यूमन थॉट्स अकर इन ए नॉन लीनियर मैनर। नॉन लीनियर मैनर का सीधा मतलब जो है आपका कि ये हमेशा जो है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता, इसका जो है वो कोई एंड जो है वो नहीं होता, ठीक है। ये नहीं है कि यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हो गया, ये आपका बिगिनिंग है, ये आपका एंड है, नहीं, ये चलता रहता है। नॉन लीनियर मैनर में ये चलता रहता है ना। इसका कोई एंड नहीं होता। विचार जो है वो इंसेसेंटली जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलते रहते हैं, इनका कोई एंड जो है वो होता नहीं, इनका कोई एंड जो है वो होता नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि थॉट्स नॉन लीनियर जो है वो यहाँ पर होते हैं। और अभी हमने बात की कि चूंकि यहाँ पे जो चल रहा है उसको एज इट इज जो है आपके समक्ष जो रखा जाता है, एज इट इज जो है आपके समक्ष जो वो दिया जाता है, इसीलिए इसके अंदर जो है क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न जो है वो नहीं आ पाता है। लैक्स का मतलब नहीं है, कम है, नोट कम है ही नहीं, इट लैक्स क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न, ठीक है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट्री थॉट्स। तो इसलिए जो यहाँ पे थॉट्स जो होते हैं वो आपके फ्रेगमेंट्री होते हैं, है ना। फ्रेगमेंट्री का मतलब होता है इनकम्प्लीट, टुकड़ों में, एक्सट्रैक्ट्स में। अब आप एक बात बताइए कि जो विचार आपके मन में जन्म लेता है, जो थॉट आपके मन में जन्म लेता है, क्या वो हमेशा पूरा होता है? क्या नहीं होता है ना, नहीं होता है। आप एमिली डिकिंसन की पोइट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको न जाने ऐसी कितनी पोइम्स जो मिलेंगी जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से विचार जो हमारे मस्तिष्क में जो वो हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और फिर उसके बाद जो है बिना कंप्लीट हुए मर जाते हैं। और ऐसे विचार जो बिना कंप्लीट हुए मर जाते हैं, मतलब हल्का सा विचार आया, हल्का सा, और वो खत्म हो गया, आपको पता है उसका क्या होता है? पता नहीं? मैं बताता हूँ। सपने में आते हैं वो, जो थॉट आपका आधा अधूरा दिमाग में रह जाता है ना, पूरा नहीं होता है। पहली बात तो पूरा कोई थॉट होता ही नहीं है। फिर भी मान लो कोई थॉट जो है वो मोर और लेस अपने, है ना,
लॉजिकल एंड तक जो है पहुंच गया, तो उसके बाद में वो शायद सपने में नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसी बात, सपोज करो कि आप सोच रहे थे, ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, अचानक से कोई आ गया तो आपके थॉट शिफ्ट हो गए किसकी तरफ, जो आ गया उसकी तरफ, तो वो जो पहले वाला थॉट था वो रह गया। अब वो क्या करेगा, वो सपनों में आएगा, ठीक है, वो क्या है, कहाँ आएगा, सपनों में, है ना। तो इसलिए गाना मत गाओ कौन है जो सपनों में आया, ये तुम्हारे अधूरे विचार हैं जो सपनों में आते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न जो है वो होता नहीं है, क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल पैटर्न जो इसमें होता नहीं है। एंड फॉर दिस रीजन इफ वी सी दैट इट लैक्स, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एंड लॉजिकल पैटर्न, फॉर दिस रीजन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। एंड परहैप्स फॉर दिस रीजन when Cry the Peacock was being taught in your class by Parul ma'am, I received every day 3 or 4 messages, सर, है ना, कई बार स्क्रीनशॉट लेकर के, सर इसका मतलब, है ना। The one thing, if you can say, allow your mind to understand that you are just going through a stream of consciousness novel, you won't feel any kind of obscurity. But if your mind is not ready to just understand that it is a stream of consciousness novel, then certainly you will have to face problem. Yes, है ना। फर्स्ट लेट योर माइंड अंडरस्टैंड, पहले अपना माइंड जो है उसको समझने दो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक बात बताइए कि ये माया के मस्तिष्क में जो चल रहा है ना, चाहे उसकी डॉग जो है उसकी डेथ को लेकर के, टोटो की डेथ को लेकर के चल रहा है ना, चाहे उसके अपने पति के साथ संबंधों को लेकर के चल रहा है, चाहे उस फॉरबिडिंग प्रेडिक्शन जो है उसको लेकर के चल रहा है, वट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड, it has no logical connection, and perhaps for this reason the reader faces the difficulty in order to understand the content. और इसी कारण से उसको बड़ी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है, और आपको भी लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले तो अपने मस्तिष्क को ये समझाइए कि आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल जो पढ़ रहे हैं, और इसके लिए आपको जो है कुछ अलग अप्रोच की ज़रूरत है, कुछ अलग जो है मेथड की ज़रूरत है, एक नई टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। और इसीलिए आपको अपने माइंड को उसी हिसाब से ढालने की ज़रूरत है। एक नॉवेल जो है उसके अंदर जो है बताया गया कि किस तरीके से जो है वो भी हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप जो है उसको लेकर के था, कि किस तरीके से कि हस्बैंड और वाइफ जो है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। और हस्बैंड जो है वो ऑफिस से जो है आता है और अपने शूज़ वगैरह जो है वो ऐसे अस्त व्यस्त तरीके से खोल देता है। अब जब ये सब हो रहा होता है, उसी समय जो प्रोटैगनिस्ट जो है उसको अपने फादर जो है उसकी याद आ जाती है। उसके फादर जो है उसके रोल मॉडल है, आइडियल है, सभी बच्चों के होते हैं, सभी के होते हैं, आपके भी होंगे, नहीं है तो बताओ। अब उसके फादर जो है वो बड़े व्यवस्थित थे, वो घर आते थे, अपने शूज़ जो है वो खोलते थे, आराम से जो है सॉक्स उतारते थे, एक जगह पे रखते थे। अब जब हस्बैंड आता है, ठीक है, और वो सॉक्स जो है वो उतार रहा है या अपने जूते उतार रहा है, तो उस समय एंट्री हो जाती है किसकी, फादर की। अब रीडर को ये समझ नहीं आता है कि यार ये फादर कहाँ से आ गया, फादर तो इसका है ही नहीं, घर में ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया। अब वहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन तो मिलेगा नहीं कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल है और यहाँ पर जो उसके विचारों में जो चल रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है, और नहीं जो नरेटर आपको ये बता रहा है कि भैया अब मैं तुम्हें जो है वो ले चलता हूँ उस यात्रा पर, हैं चलिए आपको ले चलते हैं उस यात्रा पर। ना बच्चा ना, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। ऑल ऑफ सडन, ठीक है, यू विल हैव सम और द अदर पैराग्राफ गिविंग यू डिटेल्स ऑफ द फादर, इजंट इट। क्योंकि जब हम वास्तव में किसी को जो हो देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो कंपैरिजन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तुलनाएं जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। कई बार बड़ी घातक भी होती है जब आप अपने पति की तुलना, अपनी पत्नी की तुलना दूसरों के पति और दूसरों की पत्नियों से करने लगते हो, और आपको लगता है कि वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है, जिस दिन साथ रहेगा इसके भी पोत जो है वो चौड़े आ जाएंगे, इसका भी पता चल जाएगा। तो डोंट रिग्रेट, नेवर रिग्रेट, है ना। तो कभी पछतावा नहीं कि ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, है ना। थोड़ा सा, है ना, कंटेंटेड फील करें कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर जो फादर की एंट्री होती है, अचानक से एंट्री होती है उस सीन में, रीडर को समझ ही नहीं आता कि अभी तो ये
इसका हस्बैंड चल रहा था और ये फादर कहाँ से आ गया, घूमने आया है, कितने दिन के लिए आया, अरे छोड़ बबुआ छोड़, ठीक है, ये उसके दिमाग में चल रहा है, उसके मस्तिष्क में चल रहा है ना। और उसका मस्तिष्क उसको जो है वो पल पल न जाने कहाँ कहाँ की सैर करवा देता है, और रीडर जो है परेशान होता रहता है कि यार ये माया अभी तो यहाँ थी, ये अब अपने घर पे कैसे चली आई, मायके कैसे चली आई, अपने बाप के पास कैसे चली आई, है ना, उसका भाई कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, द एक्शन ऑफ दिस whole episode is in the mind of the character or the protagonist, and that's why you need to understand, आपको समझना है कि एक्शन तो यहाँ हो रहा है, स्टेज इज this one is the stage, mind is the stage, and you try to find out the stage in the outer world, and perhaps for this reason you are very very perplexed, isn't it? आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है कि ये जो है वो क्या है। कुछ फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और फीचर्स हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ अनस्पोकन थॉट्स और परसेप्शंस ऑफ द कैरेक्टर। वो थॉट्स जो है दिमाग में होते हैं वो अनस्पोकन होते हैं, परसेप्शंस, थॉट्स और परसेप्शंस एक ही बात है। द कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स आर डिपिक्टेड एज ओवर हर्ड इन द माइंड और एड्रेस टू वन सेल्फ। ये दोनों जो है वो आपको अभी पता चलेगा थोड़ी देर में, जो है आर डिपिक्टेड एज ओवरहर्ड, मतलब ऐसे लिखा जाता है। ओवर हियर किसको बोलते हैं, जैसे आप, एक तो होता है हियर और एक होता है ओवर हियर, मतलब जा रहे हो आप, आपने कुछ सुन लिया, बातें कहीं और हो रही थी, आपने सुन लिया, अचानक से सुन लिया, वो वाला उस तरीके से इसको जो है वो किया जाता है ना। चीफली कंसर्न्ड विद द सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, यहाँ पे है खुद के बारे में है, तो ये सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है, ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं है। इनफॉर्मल और कोलोक्वियल लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती हैं। अब चूंकि विचार हैं, थॉट्स हैं, ठीक है, सदैव नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं, अव्यवस्थित हैं, तो उसके लिए जो लैंग्वेज होगी वो इनफॉर्मल होगी और कोलोक्वियल लैंग्वेज होगी। अगर ये नहीं होगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन अफेक्ट होगा, है ना। अबेंडनमेंट ऑफ कन्वेंशनल रूल्स ऑफ सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन, जो कन्वेंशनल रूल्स होते हैं, है ना, सिंटैक्स के और पंक्चुएशन के, है ना। भाई आप बताओ कि सेंटेंस बनना चाहिए, क्लोज बनना चाहिए, कोई सेंटेंस ना बने वहाँ पे, कोई क्लोज ना बने। कई बार तो एक एक दो दो वर्ड लिख के छोड़ दिए जाते हैं, समझो, फ्रेजेस लिख के छोड़ दी जाती हैं, समझो, पंक्चुएशन होते नहीं हैं, और होते हैं तो अननेसेसरी होते हैं, है ना। तो ये कन्वेंशनल रूल्स जो है पंक्चुएशन के और सिंटैक्स के नहीं यूज होते हैं। क्यों नहीं यूज होते हैं भाई, आप माइंड को पढ़ रहे हो और वहाँ पर पल पल विचार बदल रहे हैं, कितने पंक्चुएशन लगाओगे, कैसे उसको जो व्यवस्थित करोगे। अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित नहीं किया जाता, यही तो इसकी खूबी है। एज इट इज उसको जो है वो रखा जाता है। यूज ऑफ द सिनेमेटिक डिवाइस ऑफ द, है ना, मोन्टेज, दैट इज द शिफ्ट ऑफ थॉट्स रेंडमली फ्रॉम वन टू द अदर। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, है ना, एक दृश्य होता है, फिर अचानक से उसके बाद दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, तो ये सिनेमेटिक डिवाइस जो है जिसमें आपके दृश्य बदलते रहते हैं, ठीक है, मूवी जब देखने जाते हो तो आप दृश्य आपके बदलते रहते हो, तो ठीक इसी तरीके से थॉट्स भी एक के बाद एक बदलते रहते हैं। किस फॉर्म में बदलते हैं भाई, लीनियर है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर फॉर्म में बदलते रहते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हैज टू मेजर स्टाइलिस्टिक्स फॉर्म्स, यहां पे आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो फॉर्म्स कौन से हैं, एक तो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, और एक जो है आपका जो है वो इंटीरियर मोनोलॉग है, ये इनडायरेक्ट है ना, एक है। जनरली हम क्या करते हैं कि इंटीरियर मोनोलॉग जो होता है उसी को ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस समझ लेते हैं। जो आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसी को ही हम इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है। इंटीरियर मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला जो आपका है जिसको आपने इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग कहा है ना, नरेटेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, भी कहते हैं आप इसको, इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग जो है उसको कहते हैं। देखो फर्क क्या है, अब ये आपका जो है नरेटर का माइंड है, नरेटर जो है उसका माइंड है। अब इस माइंड को यदि आपका ऑथर पढ़ेगा
ठीक है, ठीक है। ऑथर जो है वो पढ़ रहा है, थर्ड पर्सन ओमनी प्रेजेंट। थर्ड पर्सन ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो है आपका कि ऑथर जो है वो कैरेक्टर के माइंड के अंदर घुस करके उसको पढ़ रहा है, तो ये आपका नरेटेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है या इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, ठीक है। और जो है आपका, है ना, दूसरा जो है आपका, उसमें जो खुद जो है कैरेक्टर खुद जो है वो आपका लिखता है आई से लिखता, आई से कैरेक्टर जो है वो खुद जो है वो आई से लिखता है, मतलब खुद प्रेजेंट करता है चीजों को, खुद जो वो प्रेजेंट करता है। अब थर्ड पर्सन, जैसे माया है तो माया जो है वो खुद जो है वो, है ना, अपने दिमाग में, है ना, आई स्टिल रिमेंबर हाउ आई वॉज व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जो ये यहाँ पे चल रहा है आई से, जो आई से चल रहा है, यदि आपका नरेशन थर्ड पर्सन है तो वो इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, नरेटेड इंटीरियर मोनोलॉग है। और यदि आपका जो नरेशन है वो फर्स्ट पर्सन के जरिए हो रहा है, आई के जरिए हो रहा है, तो वो आपका इंटीरियर मोनोलॉग है। दोनों ही आपके रहेंगे, क्योंकि अगर जो हम ध्यान से देखें इसको जो है, तो है ये दोनों ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसके पार्ट हैं। कैसे, ठीक है, जैसे आपने जो है वो यहाँ पे लिख दिया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है टेक्निक जो है वो, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये आपका आ गया इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग, और ये आपका आ गया डायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो आपका इंटीरियर मोनोलॉग है, इंटीरियर मोनोलॉग है। और यहां पे आपका जो नरेशन है वो आपका कौन कर रहा है, ऑथर कर रहा है थर्ड पर्सन में। और ये थर्ड पर्सन कौन है, ऑथर है, अनीता देसाई है। और यहां पे आपका फर्स्ट पर्सन है, और कौन कर रहा है, माया कर रही है ना, है तो दोनों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। ये थोड़ी ना कि ये जो है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। थर्ड पर्सन है तो डायरेक्ट बोल दो, फर्स्ट पर्सन है तो डायरेक्ट बोल दो, है ना। तो ये आपका है, और इसको कैसे और तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पता चलेगा इनके बीच में फर्क। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है फर्स्ट कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स इन द थीसिस द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890। हमें पढ़ चुके हैं हम इस चीज को, अभी पढ़ा हमने। लेकिन जो इंटीरियर मोनोलॉग जो है फर्स्ट यूज्ड इन लेस लोरियर्स सोन्स ऑक्यूपाइज बाय, ठीक है, एडोर्ड, है ना, डेजर्डिन इन 1887। ये बाद का है, ये पहले का है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है यूज हुआ है, और ये आपके लेखक हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके ऊपर आपको सारी पीडीएफ रियलिस्ट कल चढ़ानी थी, नहीं चढ़ा पाए, आज चढ़ाएंगे तीनों। अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स माइंड कंबाइनिंग अनऑर्गेनाइज्ड और इरेशनल थॉट्स फीलिंग्स। अब ये सारा का सारा अनऑर्गेनाइज्ड है, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन यहां पर आपकी किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट की बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज्ड है। द रिलेटिवली रैशनल एंड ऑर्डरली कंपाइलेशन। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है तो थोड़ा सा व्यवस्थित होता है। मैं अपने मस्तिष्क को पढ़ूंगा तो थोड़ा सा व्यवस्थित होऊंगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होऊंगा, थोड़ा सा लॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। लिखा है इसने द रिलेटिवली रैशनल, रिलेटिवली देखो रैशनल है या ऑर्डरली है ये नहीं कह सकते, ये लिखा ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली। और रिलेटिवली यूज कर लिया मैंने, इससे ज्यादा जो है वो आपका रैशनल, ऑर्डर, ऑर्डरली, इससे ज्यादा। वैसे रैशनल नहीं है, वैसे ऑर्डरली नहीं है, रिलेटिवली का मतलब इससे ज्यादा है ना। नेक्स्ट जो है मैनिफेस्ट द इनर वर्किंग्स ऑफ ए कैरेक्टर, ये भी करता है अटेम्प्ट्स टू ड्रामेटाइज ए कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग थॉट्स। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो रहता है, क्योंकि जब हम खुद से खुद कर रहे होते तो जो द्वंद्व होता है हमारा वो भर करके सामने आता है। डज नॉट मेंटेन फॉर्मल सिंटेक्स, वोकेबलरी और पंक्चुएशन, डज नॉट वायलेट, है ना। इंटीरियर मोनोलॉग में ये चीज़ें जो होती हैं, फॉर्मल सिंटेक्स होता है, वोकेबलरी और पंक्चुएशन के रूल्स जो फॉलो होते हैं इंटीरियर मोनोलॉग में, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, न के बराबर होते हैं, कम होते हैं। ये आपका मेन है, यूजुअली प्रेजेंटेड बाय थर्ड पर्सन। अब ये जो है लिखा है यूजुअली, मतलब हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसने लिखा है यूजुअली। टिपिकली वो हमेशा होता है, इंटीरियर मोनोलॉग इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन।
अब इसमें यूजुअली क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि कई बार अगर जो हम देखें, ये भी तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये भी तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इधर वाला भी जो है। मैंने जो स्लाइड आपको दिखाई थी, फर्स्ट स्लाइड जो मैंने बनाया था, तो आप ये मत सोचिए कि अगर ये हमेशा थर्ड पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में भी हो सकता है। तो ये चीज है, इज ए सेपरेट मोड ऑफ नरेशन, इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ, ये अपने आप में एक अलग मोड ऑफ नरेशन है, जबकि ये टाइप, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टाइप है। इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये दोनों में फर्क जो है वो आपका रहेगा, और आपको इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे। शिव मुझे टाइम बताएंगे, समय बताएंगे, मोबाइल मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, अब आप देखेंगे कि इन प्रश्नों का जवाब आप देंगे पोल के जरिए। क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ए लीनियर फ्लो ऑफ थॉट्स विद ऑब्वियस एसोसिएशंस बिटवीन वन आइडिया एंड द नेक्स्ट। ठीक है, लीनियर फ्लो ऑफ थॉट्स, a narrative device which mimics the chaos of the natural thoughts pattern that often lacks obvious connections, a form of writing with clear rhythm pattern and rhyme scheme। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आने वाला है। आप बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा पोल के जरिए, लेकिन ध्यान रहे आपको भटकना नहीं है, भटकना नहीं है दोस्तों, आपको भटकना नहीं है, उत्तर देना है। और मैं चाहूंगा कि 90% से ऊपर, कितने बच्चे हैं, 90% से ऊपर बच्चे जो हैं इस प्रश्न का सही जवाब देंगे तो मजा आएगा। देखते हैं कि आपको मेरी बातें कहां तक समझ में आई, कहां तक आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको समझा। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट नैरेटिव टेक्निक्स, एंड व्हेन योर माइंड नोज दैट यू आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, यू नेवर फील एनी डिफिकल्टी। लेकिन जब आपका मस्तिष्क इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं, वंस देयर वाज अ टाइम, है ना, ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट जस्ट गोइंग थ्रू ए फेरी टेल, आप लाइफ को जी रहे हैं, आप मस्तिष्क में क्या क्या चलता है उसको देख रहे हैं। यस, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो इसका उत्तर जो है वो बी बताते हैं। नंबर 1, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। 67% बच्चे जो हैं उन्होंने बताया है बी जो है, और ये कितनों ने बताया है 30%। तो भैया ये 30% जो है वो यहां मात खा गए, लीनियर फ्लो नहीं है भैया, ये एक लाइन में आते हैं थोट, बिगिनिंग और एंड सबका होता है क्या, थोड़ी देर पहले बताया था। ये नैरेटिव डिवाइस है, बिल्कुल है, कॉपी करता है, बिल्कुल कॉपी करता है, रिप्रोड्यूस शब्द था वहां पर, नेचुरल थॉट्स पैटर्न बिल्कुल करता है, दैट ऑफन लैक्स ऑब्वियस कनेक्शन, और जो नेचुरल थॉट्स होते हैं उनमें ऑब्वियस कनेक्शन नहीं होता है भाई, नहीं होता है भाई, क्यों कंफ्यूज आ रहे हो भाई, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। चलिए, हाउ आर मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिमिलर, दोनों सिमिलर क्यों हैं, देखते हैं कौन इस प्रश्न का जवाब देता है कि हाउ आर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग आर सिमिलर। Monologue and stream of consciousness are similar. Monologue here refers to interior monologue. How they are? Number 1, the present character's thought on the reader, they seek to portray the actual experience of thinking. They both have clear idea, है ना, they seek to portray the actual experience of thinking, है ना, what actual experience of thinking, actual experience किसका बताओ, है ना, ये थोड़ी नहीं कि वो जो खुद जो है वो आपका करेक्टर जो है इसको एक्सपीरियंस करके, और वो ना, जो इसका सही उत्तर है द प्रेजेंट करेक्टर्स थॉट ऑन द रीडर, 70% जो है वो आपका फर्स्ट है, ये नहीं है, ये एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग नहीं है भाई, एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग नहीं है। राइटर्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट ऑन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करते हैं राइटर्स जो, क्यों करते हैं, सिवाय इसके बाकी सब जो दो इसके सही हैं एक गलत है, क्यों यूज करते हैं, गलत कौन सा है, एक्सेप्ट ऑन, it is easy to do right, it is more honest or true to life, to better represent the human experience। बहुत सिंपल प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है कि ऑथर्स क्यों यूज करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको, क्यों यूज करते हैं ऑथर्स जो क्यों यूज करते हैं, बताएंगे जरा आप, बताएंगे आप, जल्दी से बताएंगे आप, है ना, आपको देखना है। 90% से ऊपर बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए। यस, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि इसका उत्तर जो है वो ए है,
50, 1 इज ये 50 और ये है 50, तीसरा है ही नहीं। हाँ 3 थे, आपने शायद पोल ही गलत किया, कोई बात नहीं। दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये तो होता है। ये कह रहा है एक्सेप्ट यानी सिवाय। क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए भाई, क्वेश्चन जो है वो पढ़ना भी आना चाहिए। सिवाय तो इट इज मोर ऑनेस्ट और ट्रू टू लाइफ, बिल्कुल ट्रू टू लाइफ है। इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, यस, ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इट इज इजी टू डू और राइट, ये आसान है, करना और लिखना बड़ा मुश्किल है। किसी के मस्तिष्क को पढ़ना बड़ा मुश्किल है ना। तुम अपनी बीवी के हस्बैंड को नहीं पढ़ पाते, तुम अपनी बीवी के माइंड को नहीं पढ़ पाते, तुम अपने हस्बैंड के माइंड को नहीं पढ़ पाते, है ना। चले हैं ऑप्शन बी करने वाले, हट। हाँ, तो मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव कॉन्शियसनेस कैन बी साइंटिफिकली स्टडीड बाय लिंकिंग इट विद। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। Many psychologists believe consciousness can be scientifically studied by linking it with maths and statistics, observable and measurable behaviors, eating disorders. साइंटिफिक सीधा सीधा उत्तर पड़ा है भाई। ये बताओ आप, बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते, एक जो है वो सीधा सीधा पड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन का आंसर जो है सीधा सीधा पड़ा हुआ है, सीधा सीधा इसका उत्तर जो है वो पड़ा हुआ है। अब आपके ऊपर है कैसे आप जो देखते हो। चलिए, यस 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 यस, जल्दी से। कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं 90 से ऊपर होना चाहिए? 90 से ऊपर आज तो भाई मिला नहीं हमें। 78 जो है वो आपका ये वाला, ठीक है 78। चलो ये देखो, ईटिंग डिसऑर्डर, हट, साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं और ये भी नहीं। 78% बच्चे जो है उनको समझ में आ गया, और ये थैंक्स जो है ना। तो मेन बातें क्या थी? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए नैरेटिव टेक्निक। कहाँ पे? फिक्शन में, नॉवेल में, ड्रामा में, पोएट्री में नहीं, नॉवेल में, ओनली नॉवेल। कौन से नॉवेल में? साइकोलॉजिकल नॉवेल में। किसने दिया था? विलियम जेम्स ने दिया था। किस में दिया था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। कब दिया था? 1890 में दिया था। क्या होता है, करेक्टर के जो करेक्टर जो है उसके माइंड जो है उसके अंदर चल रहे थॉट्स को, अनइंटरप्टेड थॉट्स को एज इट इज जो है प्रेजेंट करना बिना किसी कांट छांट के। क्या उनमें कनेक्शन होता है? ऑब्वियस कनेक्शन होता है थॉट्स में? नहीं होता है। क्या लॉजिक होता है? नहीं होता है। कोहेरेंस होता है? नहीं होता है। तो क्या होता है? ठीक है, रियलिटी होती है। ठीक है, रियल एक्सपीरियंस जो होता है, उसके दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको वहां पर जो वो लिखा जाता है। ठीक है, कौन कर सकता है? थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, दोनों कर सकते हैं। जब फर्स्ट पर्सन करता है तो उसको क्या कह देते हैं? इंटीरियर मोनोलॉग कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको? इंटीरियर मोनोलॉग कह देते हैं। यहां पे जो चल रहा है वो सब आपको जो है वो बताना है। एक बार फिर से आपको इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम जो हैं आपके समक्ष इसी तरह के वीडियो जो है वो लेकर आते रहेंगे। ग्रेड 2 के लिटरेचर का पोर्शन जो है आपको यहाँ पर करवाते रहेंगे, और हम एक बार फिर आपसे जो वादा करते हैं कि जब भी यहाँ पर नए सेशन में आएंगे कुछ बहुत अच्छे कंटेंट के साथ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। उद्देश्य एक है कि परीक्षा में, एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो।